हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल सुशांत चेस स्पाइस में। आज का टॉपिक है एंडगेम स्टडी, जो है रूक वर्सेस पॉन का एक केस, जिससे हम सीखने जा रहे हैं कि एंडगेम स्टडीज को किस तरह से हम कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशन और इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोजीशंस को समझने के लिए यूज कर सकते हैं। तो इस पोजीशन में आप देख रहे हो ब्लैक के पास रूक है, उसके अगेंस्ट व्हाइट के पास दो पॉन्स है। डबल्ड पॉन्स का पोजीशन है। डबल्ड पॉन्स के कभी कभी कुछ फायदे होते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आगे वाला पॉन क्वीन हो रहा हो तो जनरली टेक्निक क्या होता है, रूक बिहाइंड द पॉन करके उसको रोकना और कैप्चर कर लेना। तो डबल्ड पॉन केस में क्या होगा, आगे वाला पॉन जो है पिछले पॉन से कई बार प्रोटेक्टेड हो सकता है। कुछ इस तरह के चीजें इस पोजीशन में भी हम देख सकते हैं। पोजीशन है व्हाइट टू प्ले, जैसे कि ज्यादातर स्टडी पोजीशंस में होता है। तो फर्स्ट वेरिएशन पर चलते हैं, जो व्हाइट का एक ऑब्वियस कैंडिडेट मूव है A6। काफी लोगों को लगता है A6 करने से जो है व्हाइट जीत जाएगा, क्योंकि पॉइंट क्या है, A6 को रूक B4 ब्लंडर है, A7 के बाद रूक A4 और गेम बड़े इजीली ड्रॉ हो जाएगा। व्हाइट जीतेगा नहीं उसमें, क्योंकि जब तक किंग B7 तक पहुंचेगा तब तक ये किंग C5 तक पहुंच के B6 पर अटैक कर देगा। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन बनेगा, उस पर हम थोड़ी देर बाद आएंगे। तो B takes A6 और यहाँ पे क्या होगा, B7 करने पे रूक B4 और B5 करने पर भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग मूव रूक B4। आप देख सकते हो A takes B5 ब्लंडर है, क्योंकि B7 के बाद जो है पॉन का क्वीन हो जाएगा। तो यहाँ पे आएगा रूक B4, B takes A6, रूक B6, A7 और रूक A6। रूक पॉन के पीछे भी आ जा रहा है और पॉन को ले रहा है। तो यानी कि इस पोजीशन में व्हाइट इस तरह से तो जीत नहीं सकता है। और हम ये भी कंक्लूड कर सकते हैं कि इस टाइप के मतलब स्पेसिफिकली इस पोजीशन में व्हाइट जीत भी नहीं सकता है करेक्ट प्लेस से, क्योंकि देखिए पॉन्स डबल्ड भी और किंग भी बहुत दूर है। कुछ केसेस में दो एक केसेस है जिसमें ब्लैक ब्लंडर करे तो व्हाइट का विनिंग हो जाएगा। तो पोजीशन बेसिकली व्हाइट टू प्ले एंड ड्रॉ है। व्हाइट ने खेला B5। अब देख सकते हैं ब्लैक के पास चार अलग अलग तरीके हैं इन पॉन्स को रोकने के लिए। तो एक है, देखिए सबसे ऑब्वियस मूव रूक E5, B5 पर अटैक। दूसरा है रूक E6, जिससे B पॉन को अटैक किया, यानी A पॉन हिल नहीं पाएगा। तीसरा है रूक बिहाइंड द पासर रना, E1 या E2। और चौथा है इमीडिएटली रूक B4 आके पॉन्स पे प्रेशर डालना। ये होता है इस वेरिएशन का जो है मेन लाइन है, इसको देखना बहुत जरूरी है। ये मैं इस पॉइंट पे इसके लिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा जो इस पोजीशन को सॉल्व करने का जो पर्पस है वो मैंने कैलकुलेशन को इंप्रूव करना। हमें इसका सिर्फ आंसर देख के ये नहीं समझना है कि अच्छा ये आंसर था। हमको वेरिएशंस चेक करना है और वेरिएशंस मिस नहीं करना है, ये कोशिश है हमारा। तो सबसे पहले हम चलते हैं रूक E5 पे। रूक E5 करते ही देखिए होगा A6। अब आप देख सकते हो B takes A6 ब्लंडर है, क्योंकि B takes A6 को B takes A6 और 2 पॉन्स ऑन 6th रैंक। पहला देखिए इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोजीशन, 2 पॉन्स ऑन 6th रैंक, जिसमें अगर किंग नीचे नहीं हो और एक भी पॉन चेक के साथ नहीं जा रहा हो तो ये पोजीशन को रूक देखिए हैंडल नहीं कर पाता ये दोनों पॉन्स को। ये हो गया लूजिंग पोजीशन। तो पहला थियोरेटिकल पोजीशन था। दूसरा देखिए रूक B5, उसको A7, रूक A5 फोर्स्ड, और अब ऐसा लग रहा है किंग B7 तक पहुंचेगा और 8 क्वीन होगा। इसमें भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है, KE7, KF3, KB7, KE4, KC7, KD5, KB7, KC5। जैसे ही दो कनेक्टेड पॉन्स इस तरह से क्वीन हो रहे होते हैं, ऊपर वाले पॉन को रुक से रोकना चाहिए और पीछे वाले पॉन को जैसे ही किंग टच कर लेगा ये बन जाता है ड्रॉन पोजीशन, क्योंकि आगे वाला पॉन जब भी पुश करेगा तो A8, रूक A8, K8 के बाद B6 का पॉन जो है वो जाएगा ही। ये बेनिफिट है। ये हो गया हमारा सेकंड इंपॉर्टेंट थियोरेटिकल पोजीशन। तो यानी कि B5 को रूक E5 का वेरिएशन खत्म हो चुका है। अब चलते हैं रूक E6 पर। रूक E6 को भी आएगा देखिए A6। अब यहाँ पे थोड़ा सा मुसीबत हो गया है, अगर रूक टेक्स B6 करे तो A7 में तो पोजीशन लूजिंग ही हो जाएगा, सीधा A8 रुकेगा ही नहीं। तो B takes A6 फोर्स्ड, और इसमें भी आप देखोगे कि B7, रूक B6 और उसको B takes A6। सिमिलर पोजीशन है पिछले थियोरेटिकल पोजीशन की तरह। इसको हम अलग थियोरेटिकल पोजीशन नहीं गिनेंगे। पॉन्स देखिए 6th और 7th रैंक पे, तो रूक रोक नहीं पा रहा है। ये भी जो है ब्लैक का लॉस्ट है। अब चलते हैं रूक E1 पर।
रुक E2 भी सिमिलर है, उसको भी आएगा A6, उसको आप देख सकते हो रुक A1 को 8x B7 लूजिंग, यानी कि यहां पे भी A6 को BA6 करना पड़ेगा, BA6 को B7, और आप देख सकते हो कि B पॉन का क्वीन हो जाएगा। तो अब चलते हैं मेन मूव पर, जो कि है रुक B4। रुक B4 में जो है व्हाइट का टास्क थोड़ा मुश्किल है। सबसे पहले देखते हैं A6 जो अब तक इजीली चल रहा था, इस केस में अब देखिए क्या हो जाएगा। B takes A6, यही मेन आइडिया था कि जैसे ही B7 हो रुक B5 के बाद B पॉन जो है रुक जाए, और यहाँ पे आप देखोगे कि B takes A6 के बाद भी वही बात है, रुक takes B6 A7 को रुक A6, और सारे जो है व्हाइट के बॉल्स चले जाते हैं। यानी कि रुक B4 के बाद A6 मूव जो है ब्लंडर है। स्टडी पोजीशंस करने का जो मेन फायदा होता है कि इसमें अंदर एक जो थियोरेटिकली इंपॉर्टेंट पोजीशन या एक स्पेसिफिक आइडिया होता है वो पकड़ा जाता है। जब जैसे कि इस केस में आप देखोगे, अब B7 पॉन तक अगर किंग को पहुंचना है तो दो रास्ते E8 और E7, तो इसमें क्या होगा, एक ही रास्ता चलेगा, क्योंकि आगे चल के कोई एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो प्रूव होगा। चलिए देखते हैं। सबसे देखिए लॉजिकल तो KE8 KE7 दोनों ही ऐसे आप कहोगे, पर जैसे जैसे प्लेयर्स को एक्सपीरियंस हो जाता है ना, तो वो समझते हैं कि नहीं, अगर E8 और E7 दोनों भी सही है तो E7 आना चाहिए। क्यों? क्योंकि E7 से 3 ऑप्शन रहेंगे अगले मूव पे, जबकि E8 पे 2 ही रहेगा। तो ये जो चीज है ना, हम जितना स्टडी पोजीशंस करते हैं हमारा स्किल जो है बढ़ता है, एक जजमेंट और इंट्यूशन डेवलप होता है। तो KE8 को देखो रुक B5 KD7, और अभी क्या होगा, अगर रुक टेक्स A5 किया तो KC7 के बाद ब्लैक किंग बहुत दूर है, तो KB7 KC7 और B7 हो ही जाएगा, गेम ड्रॉन हो जाएगा। लेकिन इस पोजीशन में क्या होगा, ब्लैक करेगा रुक C5, व्हाइट किंग को कट कर देगा इस B पॉन से, और अब आप देख सकते हो कि यहाँ पे व्हाइट कुछ भी नहीं कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल जब भी कभी A6 आएगा तो B takes A6, B7 को रुक B5, KC7 को थोड़ी देर बाद B8 को रुक B8, और A पॉन जो है क्वीन होकर ब्लैक ही जीत जाएगा। KD6 को भी सेम, जस्ट रुक C1 या रुक C2, रुक दूर हट जाएगा, सेम प्रॉब्लम है, फिर से A6 नहीं होगा, और KD7 KD6 करते रहेगा व्हाइट, तो ब्लैक किंग जो है बहुत ही जल्द D5 तक आ जाएगा, फिर किंग को हटना ही पड़ेगा और A और B पॉन्स चले जाएंगे। तो ये पॉइंट इसमें से देखिए प्रूव हो गया कि KE8 और KE7 दिखने में सेम है, पर उनका इफेक्ट जो है सही नहीं है। और एक इंपॉर्टेंट देखिए, हम क्रिटिकल पोजीशन सीखे अभी ऑलरेडी, फिर से आएंगे उस पर, तब बताऊंगा। KE7 रुक B5 KD6, अब देखिए रुक C5 स्टॉप हो गया, यानी कि कुछ भी करने से अब KC7 रुकेगा ही नहीं, तो रुक टेक्स A5, और उसको देखिए KC7, बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशन है। अगर हम इस तरह के कुछ एडिशनल पोजीशंस याद भी रख सकते हैं ना, तो ये भी बहुत हेल्पफुल है। ज्यादातर देखिए मास्टर्स कहते हैं ऐसे पोजीशंस को याद नहीं रखे, समझने की कोशिश करें, पर एकदम जब मटेरियल कम हो, मैं कहता हूं कि अगर हम उसको 4-5 बार प्रैक्टिस करें तो याद हो ही जाता है। अब देखिए ये किंग कितना दूर है और अब पहुंचेगा नहीं टाइम पे। चलिए देखते हैं। KF3 KB7 KE4 KC7, एक लास्ट ट्राई है, रुक C5 चेक। व्हाइट का थोड़ा सा टेस्ट ले रहा है ब्लैक की किंग कहां लेके जा रहा है, तो KD7 और KD6 बिल्कुल सही है और सेफ है। KB8 ब्लंडर है, KB8 से क्या होगा, टेम्पो लॉस हो जाएगा, खुद के ही पसर के सामने किंग खड़ा हो जाएगा और ब्लैक का किंग टाइम पे आ जाएगा। KD5 B7 KC6 KC8 KB6 चेक, फोर्स किया KB8, वरना कौन चला जाता। और अब आप देखो रुक C1 सबसे इजी है, बाकी भी मूव्स भी विनिंग है, तो किंग A8 फोर्स करा, रुक A1 चेक, ये टेक्निक सबसे सही है। किंग को B8 पे फोर्स करो और रुक A7, और अब B7 का पॉन जो है फ्री चला जाएगा। तो इसी रीजन से B6 चेक को देखिए सबसे अच्छा KD6 है, रुक पे अटैक, तो टेम्पो भी गेन हो गया, KD5 आएगा ही नहीं ब्लैक का, और अब रुक C1 रुक C2 दोनों को ही B7 रुक B1 KC7। देखिए और एक इंपॉर्टेंट केस जहां पे आप देखो, अब रुक से इधर चेक देते रहना पड़ेगा, रुक C1 KD7 फिर से रुक B1 KC7 ऐसे, या तो फिर रुक दे देना पड़ेगा जब पॉन क्वीन होगा या अभी, और गेम जो है ड्रॉन हो गया। तो हम कह सकते हैं कि हम इसमें से कम 3 या 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पोजीशंस और कंसेप्ट सीखे हैं। थियोरेटिकल पोजीशन
प्लस हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएशंस, दोनों के लिए इस टाइप के पोजीशंस में अपने ट्रेनिंग में यूज करता हूं। मुझे उम्मीद है आपको भी ये लेसन्स पसंद आ रहे हैं। मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर योर